हेलो दोस्तों, आप लोगों ने वर्गीकरण पढ़ा ना। आप कक्षा 8वीं में वर्गीकरण की शुरुआत कर चुके थे, लेकिन इस वीडियो में हम आपको उस 8वीं के जस्ट बाद आगे लेकर चलते हैं। हो जाइए तैयार, आपके लिए नया वीडियो लेकर आ रहा हूं मैं। तो दोस्तों, वनस्पतियों की वर्गीकरण में जाने के पहले हम आपके सामने एक यहाँ पर मैप दे रहे हैं, एक खाका दे रहे हैं। उसको हम समझ लेंगे अगर, तो पूरा लेसन आपका इसी में समाहित हो जाएगा पूरा। ठीक है। सबसे पहले आप देखिए, यहां पर लिखा गया है वनस्पति जगत, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम, इसमें हमें समझना क्या है, पूरी वनस्पतियों की अच्छा वर्गीकरण के तो वो तो ढेर सारा सिस्टम है। उनके रहन सहन के आधार पे, भोजन के आधार पे, रचना के आधार पे, उनकी उम्र क्या है, एक वर्षीय है कि बहुवर्षीय है, इनके आधार पे। लेकिन यहां पर हम मुख्यतः पौधों का जो वर्गीकरण है उनके बीज पत्रों या पुष्प के आधार पे लिए गए हैं। माने कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें फूल लगते हैं जो आप देखते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें फूल नहीं लगते। ठीक है। तो इस आधार पर वनस्पति जगत को दो भागों में, यह है जगत किंगडम और यह है सब किंगडम, उपजगत। इस क्या बोलेंगे, उपजगत, सब किंगडम। ठीक ना। वनस्पति जगत को दो उपजगत में बांटा गया है। पहला है अबीजपत्री, दूसरा है बीजपत्री। इसको क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगेमी या क्रिप्टोगेमस। सो वी कैन से दैट प्लांट किंगडम है डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, क्रिप्टोगेमी एंड फैंड्रोगेमी। वनस्पति जगत को दो भागों में बांट रहे हैं आप ना। कौन कौन से हैं, अबीजपत्री जिनमें बीज पत्र न हो, माने बीज न हो। अब बीज किसमें नहीं होगा, जिसमें फूल न हो, इसलिए इसको हम अपुष्पी भी बोलते हैं। अपुष्प पौधे, अपुष्प, इसमें पुष्प नहीं लगते। जब इसको अपुष्प बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, सपुष्प। ठीक है। तो आप चाहे जैसे भी नाम याद रखना चाहें, जैसे आप दिमाग रखना चाहें कर सकते हैं। वनस्पति जगत को दो भागों में बांटा गया है, अबीजपत्री, बीजपत्री। बात समझ में आई ना। या अपुष्पी पौधे, सपुष्पी पौधे, अपुष्प पौधे, सपुष्प पौधे, क्रिप्टोगेमी गेमस एंड फैंड्रोगेमस। याद हो गया ना। पूरे प्लांट किंगडम को दो भागों में बांटा गया है। नाम क्या क्या हो गए, क्रिप्टोगेमस एंड फैंड्रोगेमस। नाम याद रखा ना। क्रिप्टोगेमस मीन्स अबीजपत्री, अपुष्पी, इसमें मतलब बीज पत्र नहीं होंगे, बीज नहीं होंगे, फूल नहीं होंगे। ठीक है। और इसमें क्या होगा, फूल होंगे। तो जब फूल होंगे तो बीज होंगे, तो इसे बीजपत्री बोला गया। बात समझ। इसके बाद में डिटेल हम और आगे बढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले ये आप ये पूरा चार्ट दिमाग में बैठा लेना। ये चार्ट दिमाग बैठा लोगे ना, आपको पढ़ने में बड़ी आसानी होगी। इस चार्ट को शुरू में दे रहा हूं, लास्ट में एक बार फिर रिवाइज करूंगा इसी चार्ट पे आकर के। ओके। अब देखिए, तो अबीजपत्री को तीन समूहों में बांटा गया। ग्रुप कौन कौन से हैं, थैलोफाइटा, नाम याद रखना, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। Cryptogamous are divided into three groups. Thallophyta, याद है, Thallophyta, second Bryophyta and third Pteridophyta. ठीक है ना। ये तीन भाग आपके हो गए। अब आते हैं अगर बीजपत्री में से दो समूह में बांटा गया है। एक है अनावृत बीजी और एक है आवृत बीजी। अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म, आवृत बीजी एंजियोस्पर्म। अब अनावृत बीजी का मतलब होता है ऐसे सारे पौधे, ऐसे सारे प्लांट जिसके बीज खुले हों, ओपन हो, उनके ऊपर कवर ना हो। जैसे आप लोग यहाँ देखते होंगे, आम है, कटहल है, नींबू है, उसके अंदर बीज होता है, बीज चारों तरफ एक खोल है, आवरण है ना, उसे बोलेंगे आवृत बीजी, एंजियोस्पर्म। अब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसके जो बीज होते हैं ओपन होते हैं, वो किसी कवरिंग से ढके नहीं होते हैं, कवर्ड नहीं होते हैं,
उनको क्या बोलते हैं, अनावृत बीजी। अब इसके एग्जाम्पल ढेर सारे पहाड़ी पौधे होते हैं, साइकस है, देवदार है, चीड़ है, जो आपके आसपास नहीं होता से दिखाई नहीं देते होंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात इसमें आप देखेंगे इसे फिर से दो भागों में बांट दिया जाएगा। कौन कौन से भाग, इसे बोल, अब इसमें बीज है, जब बीज है तो बीज दो प्रकार के हो गए। एक होता है एक बीज पत्र, एक बीज पत्र मतलब कॉटिलेडनी, और एक द्विबीज पत्र, द्विबीज पत्र में डाइकॉटिलेडनी, माने इसके बीज में कोई बीज पत्र नहीं होगा, कोई दालें नहीं होगी, दो भाग नहीं होगा। जैसे आप एग्जाम्पल मान सकते हैं, गेहूं है, चावल है, बाजरा है, ज्वार है, ठीक है ना। अब इसके बीज में दो दालें हो जाएंगी तो पार्ट हो जाएंगे। आप देखते हैं दाल वाली जितने चना है, उड़द है, नहीं, और आम है, कटहल है, जितने भी आप देखते हैं जड़ वाले पौधे ना, उसमें आप द्विबीजपत्री पाएंगे। बात समझ में आई? तो इस प्रकार से हमने स्टार्ट में क्या देखा, वनस्पति जगत को दो उप जगत सब किंगडम में बांटा गया है, अबीजपत्री, बीजपत्री। अबीजपत्री को 3 समूहों में बांटा गया है। समूह याद हो गया होगा, कौन कौन है, थैलोफाइटा नंबर 1, दूसरा क्या है, ब्रायोफाइटा, ठीक है, तीसरा क्या है, टेरिडोफाइटा, ओके। बीजपत्री में जाएंगे, इस उपजगत में 2 समूह हो गए, अनावृत बीजी, आवृत बीजी। आवृत बीजी के फिर से 2 भाग हो जाएंगे, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, ठीक है। अब ये चार्ट आप दिमाग में बैठा ले। अब एक एक करके हम आपको इसके सारे पार्ट को डिटेल में बताने वाले हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले वनस्पति जगत के उप जगत को हम क्या लेंगे, अबीजपत्री में, अपुष्पी में, ठीक ना। अपुष्प में 3 क्या है, समूह है। समूह में पहला क्या है, थैलोफाइटा, क्या है, थैलोफाइटा, ठीक ना। अब थैलोफाइटा में आप पहले समझ लीजिए इसका मतलब क्या है। थैलो माने होता थैलमस, नम, ठीक ना, थोड़ा सा शंकु के आधार का। और फाइटा मीन्स होता प्लांट, पौधे, माने इनकी रचना जो होती है बड़ी ही नाजुक होती है, फुलफुली होती है, नरम होती है, और ये पौधे हैं इसके थैलोफाइटा। अब इनके बारे में आप चाहे डिटेल में एक पैराग्राफ में याद कर लीजिए, और चाहे तो एक एक पॉइंट में याद करेंगे ना। पॉइंट में बता रहा हूं, आप उसको कंफर्म कर लीजिए, याद करते चलिएगा। इतने तो 5-6 पॉइंट तो बहुत हो जाते हैं। पहला, थैलोफाइटा वनस्पतियां प्रायः पानी में उगती हैं। नंबर 1, थैलोफाइटा की वनस्पतियां प्रायः पानी में ही उगती हैं। अब ये मीठे पानी में भी उगती हैं और खारे में भी उगती हैं। कुछ वनस्पतियां ऐसी होती हैं मीठे पानी में भी उगती हैं और कुछ खारे में भी उगती हैं। एक पॉइंट हो गया ना। थैलोफाइटा की वनस्पतियां, पहला, थैलोफाइटा के जितने भी पौधे होते हैं, वनस्पतियां होती हैं, कहाँ पाई जाती हैं, पानी में पाई जाती हैं, जलीय होती हैं। कौन से पानी में, मीठे पानी और खारे पानी, ठीक ना। मीठे पानी मतलब नहर है, नदी है, झरना है। खारे पानी माने सागर के जो जल होते हैं उसमें पाई जाती हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात इसमें ये होती है कि इसमें हरित पर्ण, हरित लवक, हर लोग जानते हैं क्लोरोफिल, पढ़े होंगे आप वनस्पति के कोशिका में जब बता रहे थे। हरित लवक पाया जाता है। अब हरित लवक पाने, जब मैंने बता दिया थैलोफाइटा में हरित लवक होता है, क्लोरोफिल होता है, बराबर है। अब आगे बोल देना, जब इसे क्लोरोफिल होता है कि अपना भोजन स्वयं बना लेती है, ठीक है ना। जिन पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है वो पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। कौन सी प्रक्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन ये स्वयं बनाते हैं। इसलिए इनको हम स्वयं पोषी वनस्पतियां भी कहते हैं। बात समझ में ना। ऑटोट्रॉपिक, 2 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट क्या हुआ, थैलोफाइटा प्रायः ये पानी में उगती है, ये मीठे पानी में भी उग सकती है
और खारे में भी उगती है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट हम आप बताएं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यह एक कोशिकीय, माने यह एक कोशिकीय भी होती है और बहुकोशिकीय भी होती है। ठीक, आप समझ गए ना, लिख लेना आप वीडियो देख करके। ये जो वनस्पतियां हैं एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय तक होती है, नंबर एक। और नंबर दो आप लिखेंगे यह सूक्ष्म, अति सूक्ष्म से विशाल काय तक होती है, माने बहुत छोटी भी होती है, बहुत बड़ी भी होती है। ठीक है, तो अब इन कैटेगरी में हम शैवालों को रखते हैं। किसको? शैवाल को। किस कैटेगरी में? जो स्वयं पोषी है ना, हरित लवक होता है, उनको शैवाल कैटेगरी में रखते हैं। इसके एग्जाम्पल ढेर सारे होते हैं। स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा कैसा होता है आप देखे होंगे। स्पायरोगायरा ये लंबी कोश की रचना होती है, बहुकोश की रचना होती है, तो फ्रेगमेंटेड होते हैं। इनके ये केंद्र कैसे होते हैं, ठीक है ना, ये केंद्र कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे। ठीक है, ये स्पायरोगायरा है। इनमें खंडी भवन के द्वारा विभाजन के द्वारा प्रजनन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, अच्छा, छठवें पॉइंट क्या लिखेंगे? थैलोफाइटा समूह में ही कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें हरित लवक का अभाव होता है, माने क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा। और जब क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो क्या होगा? ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते तो उनको क्या बोलेंगे? परपोषी। ठीक है ना, इनमें हरित पर्णहरिम, हरित लवक ना, पर्णहरिम नहीं पाया जाता। जो नहीं पाया जाता तो परपोषी होंगे, अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, बराबर है। और इसलिए इनका एग्जाम्पल जो होता है कवक होता है। क्या होता है? कवक। बात समझ में आ गई ना? तो हमने ये देख लिया थैलोफाइटा। थैलोफाइटिक विशेषता क्या हो गई? थैलोफाइटिक विशेषता ये हो गई, ये प्रायः पानी में उगते हैं। नंबर एक, मीठा पानी, खारा पानी दोनों हो सकता है। दूसरा, इसमें हरित लवक पर्णहरिम होता है। बात समझ आई ना? इसलिए ये स्वयं पोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। तीसरा ही एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय, माने एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। ओके, गॉट इट ना? फोर्थ पॉइंट, ये अति सूक्ष्म, बहुत छोटे भी होते हैं। एक कोशिकीय में बहुत छोटे, अति सूक्ष्म से विशाल काय भी होते हैं, ये बहुत बड़े भी होते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है? शैवाल। शैवाल कैटेगरी ना, जितने भी शैवाल होते हैं सब आपके थैलोफाइटा समूह में आएंगे। लेकिन नीचे एक बात और दी गई है, इसी थैलोफाइटा जगत में, माने समूह में ही कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें ये पर्णहरिम नहीं होता। ठीक है ना, हरित लवक पर्णहरिम नहीं होता। तो जब पर्णहरिम नहीं होता है तो स्वयं पोषी नहीं होते हैं, परपोषी होते हैं। और जब परपोषी होते हैं तो उनका एग्जाम्पल क्या है? कवक है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कौन सा दूसरा भाग। दूसरा भाग कौन सा है? दूसरा भाग है ब्रायोफाइटा का। ठीक है, आप नोट ले लीजिए इसका। आइए बच्चों, हम आप बताते हैं दूसरे समूह के बारे में। दूसरा समूह क्या आपने देखा था चार्ट में? ब्रायोफाइटा। ठीक है, क्या है? ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा की विशेषता आप पढ़ लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा ना। कैसे पढ़ेंगे? ये उगते हैं नम जगह पर। कैसी? रहते हैं, उगते हैं, पाए जाते हैं नम जगह पर, जहां नमी हो। लेकिन प्रजनन इनका जो होता है ना, प्रजनन होता है पानी में। कहा? पानी में। पानी विशेषता, ब्रायोफाइटा की जितने भी प्लांट्स होते हैं इनका उगने का एकमात्र जगह होता है जहां पर नमी हो, मतलब जो जल और थल का कंजंक्टिव पॉइंट हो, जहां पर दोनों संयोग होता है, या जहां नम जगह हो जाए, जहां गीला हो, वहां पर उगते हैं। लेकिन प्रजनन करने के लिए इनको पानी में ही जाना पड़ता है। इनका जो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी होती है वो कहां होती है? पानी में होती है। अब सोचना, रहना थल पे, प्रजनन पानी में।
ऐसी प्रवृत्ति वाले पौधों को, प्राणियों को क्या बोलते हैं? उभयचर, एम्फीबियन, उभयचर। मतलब ब्रायोफाइटा के वनस्पतियों को या ब्रायोफाइटा को हम उभयचर कहते हैं। ये बार बार ध्यान में रखना, ये आपके ब्लैंक में, ट्रू फॉल्स में, जोड़ियां मिलाने में बार बार ही आता रहता है, ठीक ना। डैश 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 को उभयचर कहते हैं। किसको उभयचर कहते हैं? ब्रायोफाइटा को, ठीक है। अब प्रश्न अगर आया तो आप इसको उभयचर, एम्फीबियन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह दोनों पे रहता है, ठीक है ना। रहता है थल पे, प्रजनन करता है कहाँ? पानी में, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? उभयचर। बात समझ में आई? अच्छा, अब ये क्या होते हैं? अति निम्न स्तर के पौधे होते हैं। रचना कैसी होती है? रचना इनकी चपटी लंबी होती है, फीते जैसी, रिबन जैसा ना, फ्लैट होते हैं, चपटा ऐसे, ठीक है। चपटी होती है और ये फीते जैसी इनकी रचना होती है, ठीक है। और इनका प्रजनन कैसे होता है? इनका प्रजनन बीजाणुओं द्वारा, किसके द्वारा? बीजाणु द्वारा होता है। किस द्वारा? बीजाणु ना, स्पोर्स के द्वारा। प्रजनन की जो क्षमता होती है वह कैसी होती है? बीजाणुओं द्वारा होता। बीजाणु का इसमें रचना होती है, उसी बीजाणु द्वारा नए ब्रायोफाइटा की उत्पत्तियां बनती हैं। उसके बाद में इनमें जड़, तना, पत्ती नहीं होती। याद रखना, ब्रायोफाइटा के वनस्पतियों में जड़, तना, पत्ती नहीं होती, लेकिन पत्ती जैसी रचना होती है। पत्ती जैसी रचना होती है, वो रियल पत्ती नहीं होती, वास्तविक पत्ती नहीं होती, पत्ती जैसी रचना होती है। अगली बात, इनमें जड़ जैसी एक रचना होती है। जड़ नहीं होती, वो जड़ जैसी रचना होती है, उसको बोलते हैं मूलाभास, आभासी जड़ें बोलते हैं, ठीक ना। बात समझ आ गई? इतनी विशेषता हो गई ब्रायोफाइटा का। इसमें हमको लगता है आपको याद ही हो गया होगा। ब्रायोफाइटा की पहली विशेषता क्या है? ये उभयचर होता है। क्या होता है? उभयचर, एम्फीबियन। उभयचर क्यों होता है? क्योंकि ये उगता तो है नम जमीन पर, प्रजनन करता है कहाँ? पानी में। अब प्रजनन कैसे होता है? कैसे होता है इसके द्वारा? इसमें बनते हैं क्या? बीजाणु। बीजाणु का निर्माण होता, प्रजनन होता है। रचना कैसी होती है? लंबी, चपटी, फीते जैसी, ठीक है। इसमें जड़, तना, पत्तियां नहीं होती हैं, लेकिन पत्ती जैसी आभासी रचना पाई जाती है ना। और जड़ जैसी आभासी रचना जो पाई जाती है उसे कहते हैं मूलाभास, माने आभास देने वाली। आपको लगेगा कि ये जड़ है, लेकिन वह आभासी जड़ है, काल्पनिक जड़ें हैं, वह रियल जड़ें नहीं होती हैं। बात समझ आई? इसका एग्जाम्पल अगर आप याद करना चाहें तो है क्यूनेरिया। क्या है? क्यूनेरिया, ठीक है, ये है क्यूनेरिया। बात समझ आई? तो ये आपका हो गया क्यूनेरिया है, रिक्सिया है, और ढेर एग्जाम्पल है, किताब में आप देख लें। क्यूनेरिया और रिक्सिया इसकी एग्जाम्पल है। तो आपका ये जो है अबीजपत्री पौधे का दूसरा समूह था। अबीजपत्री का दूसरा समूह ब्रायोफाइटा। उगते हैं नम पर, प्रजनन करते पानी में, रचना चपटी पीते जैसी। प्रजनन होता है इनका किसके द्वारा? बीजाणुओं के द्वारा, नहीं। और इनमें जड़, तना, पत्ती नहीं होती है, लेकिन पत्ती जैसी रचना होती है। और जो जड़ जैसी रचना दिखती है उसे मूलाभास कहते हैं, आभासी जड़ें कहते हैं। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा क्यूनेरिया एंड रिक्सिया। नोट डाउन इट फास्ट ना। नेक्स्ट बताओ दो आपको। बच्चों ये आपके सामने तीसरा समूह, तीसरे समूह का नाम आपने क्या पढ़ा था? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, बराबर है। अब आपने दो समूह पढ़ लिया, कौन कौन सा? थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा। तीसरा और आखिरी समूह है किसका? अबीजपत्री का, ठीक है ना, अपुष्पी पौधे का। तो इसमें पहली विशेषता हम आप बताएं, ये जो टेरिडोफाइटा होता है ना, ये थोड़ा सा बाकी जो आपने दूसरे पढ़े हैं पीछे का, कौन कौन सा? थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा, उससे उच्च प्रजाति का होता है। उससे जो है ये कुछ ज्यादा डेवलप्ड होता है। डेवलप कैसे होता है?
इसमें जड़ तना पत्ती जैसी रचना होती है, बराबर ना। इसमें जड़ तना पत्ती द्वारा जैसी रचना होती है, जबकि पीछे वाले नहीं होती थी। हाँ, इसमें फूल और फल माने बीज नहीं होते। टेरिडोफाइटा के फूल माने अब ये रचना तो मिल गई पर डेवलप हुआ ना, पीछे नहीं मिलता था। फूल और बीज नहीं होते, जैसा कि पहले आप पढ़ चुके हैं। अब उसकी पौधा तो कांच होगा, ठीक है। तीसरी बात होता है जल संवहन के लिए ना, जल संवहन के लिए पीछे वाले में नहीं था, न तो ब्रायोफाइटा में न थैलोफाइटा में, लेकिन जल संवहन के लिए स्वतंत्र ऊतक पाए जाते हैं, ठीक ना। स्वतंत्र ऊतक की रचना होती है, निर्मित होती है, किसमें? टेरिडोफाइटा में, बाकी में नहीं था। बात समझ में आई ना। तो ये विशेषता, पहली विशेषता क्या है? जड़ तना पत्ती जैसी रचना होती है, फूल बीज नहीं होते हैं। इनमें जो जल संवहन है, जल का जड़ों से सोख करके पूरे पौधों को पहुंचाने की प्रक्रिया है, उसके लिए स्वतंत्र ऊतक पाए जाते हैं, ठीक ना। अच्छा, प्रजनन इनमें लैंगिक भी होता है और लैंगिक भी होता है और अलैंगिक भी होता है, ठीक है। लैंगिक बीजाणुओं द्वारा होता है, ठीक है ना। और अलैंगिक कैसे होता है? इनमें पत्तियों द्वारा। इनके पत्तियों में नीचे ना, ये पत्ती मान लो, ये पत्ती है, ये ऐसे, तो इसके नीचे वाले भाग में फूला सा भाग होता है, फूला हुआ भाग ना, फूले हुए भाग में बीजाणु निर्माण होता है, यहीं से इनका प्रजनन होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल, बढ़िया एग्जाम्पल है फर्न। ये फर्न क्या होता है? फर्न एक ऐसा पौधा होता है जिसका लोग बागों में उगाते हैं। इसकी पत्तियां रंग बिरंगी होने के कारण से इसमें क्या होता है, बागों की शोभा बढ़ती है, या कालीन जैसा दिखता है। ये अपने लॉन को सजाने के लिए उपयोग करते हैं, किसका? फर्न का, ठीक ना। तो ये फर्न है, और नेफ्रोलेपिस का पौधा है। ये सारे के सारे क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार से अपुष्पी पौधे में 3 भाग हो गए, याद हुआ ना, 3 भाग हो गए। पहला हो गया कौन सा? पहला कौन सा? थैलोफाइटा, थैलोफाइटा की विशेषता आपने पढ़ ली। दूसरा हो गया ब्रायोफाइटा, जो उभयचर नाम से आता है। तीसरा हो गया आपका टेरिडोफाइटा, जिनमें आपने अभी ये रचनाएं विशेषता देखी, ठीक है। ये तीनों विशेषता फिगर बना के आप इसको तैयार कर लीजिए, तब मैं बताऊं आपको अगला पौधा कौन सा? पुष्पी पौधे। कौन से? सपुष्पी पौधे, ठीक ना। आप इस नोट कर लीजिए, तब मैं आपको बताऊंगा आगे। बच्चों, अब आ गए हम किसमें? सपुष्प पौधों में। पहले अपुष्प था, जिम्नोस्पर्म। इसमें क्या है? पहला भाग इसका जो है, सपुष्प को 2 भागों में बांटा के आपने चार्ट में देखा था ना, एक था अनावृत बीजी और एक था आवृत बीजी, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब अनावृत बीजी की विशेषता बहुत कम है, बहुत आसान है, आप देख सकते हैं इसको। पहली बात ये, इसके नाम जो देख रहे हैं ना, जिम्नो मीन्स होता ओपन, स्पर्म मीन बीज, इसके बीज ओपन होते, खुले होते हैं, उसके ऊपर आवरण नहीं होता है। तो पहली विशेषता आप अपने हमेशा ले लीजिए, इसके बीज के ऊपर कोई भी आवरण नहीं होता है। देयर इज नो एनी कवरिंग एट आउट ऑफ इट्स सीड, इट्स सीड इज ऑलवेज इन ओपन पोजीशन। नंबर 2, इसके जो वृक्ष होते हैं वह बहुवर्षीय होते हैं, माने एक साल में, अब कभी बताया आपको ना कि उसमें पौधे उम्र के आधार पे 1 वर्षीय, बहुवर्षीय होते हैं। तो ये वृक्ष प्रायः बहुवर्षीय होते हैं। अब प्रायः इनके जो वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, वह काष्ठमय होते हैं।
माने कठोर होते हैं, उसमें लकड़ी पैदा हो सकती है। ठीक है, अगला है लेकिन इनमें तो शाखाएं नहीं मिलती हैं। नो, शाखा नहीं मिलती है। इसके बीज के ऊपर आवरण नहीं होते हैं। अगली बात एक जोड़ लेना इसमें कि इनमें जो है संवहन तंत्र विकसित होता है। संवहन क्या होता है? जलवाहिनी और रसवाहिनियां ये पूर्ण विकसित होती हैं। एग्जाम्पल इसके हैं साइकस, पिसिया, साइकस और पिसिया। नहीं, ये मोर पंखी देख रहे हो, मोर पंखी देखते हो और ये क्रिसमस ट्री देखते हो, सब इसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है ना। अब आइए हम आप बताते हैं आवृत बीजी क्या होता है। ठीक है, आप उसको पढ़ने के बाद में आप पूरा कंफर्म कर लेंगे यदि लेसन। आवृत बीजी पौधे, ठीक है ना। आवृत बीजी के पौधे का विशेषता अगल बगल जितने पेड़ देखते हैं उनको आप करके बिंदास कीजिए। पहला, आवृत बीजी पौधे जो होते हैं इनमें संवहन मंडल पूर्ण विकसित होता है। इसमें जड़, तना, पत्ती पाई जाती है। इसके बीजों के ऊपर आवरण होता है। ठीक है ना। और इसके कुछ पौधे एक वर्षीय होते हैं, कुछ बहुवर्षीय होते हैं। कुछ के तने मुलायम होते हैं, मांसल होते हैं, लेकिन कुछ के तने कठोर होते हैं, काष्ठीय होते हैं। ठीक है, इतनी विशेषता। अब बाद में इसको दो भागों में बांटेंगे। पहला भाग है एक बीज पत्री, एक बीज पत्री। दूसरा है द्विबीज पत्री, द्विबीज पत्री। ठीक है ना। अब इसकी कुछ विशेषताएं तो आप खुद ही जानते हैं। ठीक है, पहला नंबर, इसका बीज कैसा होता है? बीज में पत्रक नहीं होता। पत्रक समझते हैं ना, दाल, पत्रक नहीं होता है। लेकिन इसमें बीज में क्या होता है? दो दालें होती हैं, दो दाल या दो पत्रक होता है। एक बीज पत्री में दालें नहीं होती हैं। एग्जाम्पल गेहूं देखा है, ज्वार, बाजरा, चावल, ये सारे पौधे एक बीज पत्री हैं। और दो बीज पत्री में जितनी भी दाल है, अरहर है, मटर है, उड़द है, मसूर है, मूंग है, या जितने भी बड़े वृक्ष होते हैं वो सब द्विबीज पत्री होते हैं। दूसरा है जड़। इसकी जड़ कैसी होती है? इसकी जड़ें होती हैं अपस्थानिक। अपस्थानिक मैं बता रहा हूं। अपस्थानिक का मतलब होता है ऐसी जड़ें जो जमीन की गहराई में नहीं घुसती, बल्कि जमीन की ऊपरी सतह पर ही फैली रहती हैं, रेशे के रूप में। आप इसे रेशेदार भी बोल सकते हैं। रेशेदार जड़ें, रेशेदार जड़। ठीक है। अब गेहूं अगर देखिए, गांव में जाइए, अगर खेत में जाइए, गेहूं का पौधा आप उखाड़िए ना तो आराम से सीधा बाहर निकल जाता है। और उसकी जड़ें गहराई में नहीं, जाली का कई जड़ें, माने कोई मुख्य जड़ नहीं होती है, मूल जड़ नहीं होती है। जड़ें पूरा जमीन में ऊपरी सतह पर फैली रहती है। लेकिन इसकी जड़ें जो होती है ना, मुसला जड़ें होती हैं। मुसला का मतलब इसमें एक जड़ मेन रूप से, मूल जो जड़ है जमीन के अंदर गहराई में जाती है। ठीक है ना। और उसमें कुछ सहायक जड़ें भी निकली रहती हैं। इसमें मुसला जड़ नहीं होती है, इसमें मुसला जड़ होती है, गहराई में जाती है। ठीक है ना। अच्छा, तीसरा, पत्ती कैसी होती है? पत्ती जो इसकी होती है ना, इसका जो होता है समांतर सिरा विन्यास होता है। समांतर में बता रहा हूं, समांतर सिरा विन्यास। समांतर सिरा विन्यास में बताऊं, और इसका होता है जालिकावत, जालिकावत सिरा विन्यास। ठीक है। अभी देखिए, एक पत्ती मैंने यहां पर लिया है ऐसे। ठीक है, ऐसे कोई पत्ती आप लीजिए, उसकी चिराएं देखिए ना, ऐसे निकल के ऐसे 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 समांतर गई हुई है, ऐसे। इसे बोलते हैं समांतर सिरा विन्यास। ये ठीक है, समांतर सिरा विन्यास। ये किसमें होता है? एक बीज पत्री पौधों में, एक बीज पत्री पौधों में समांतर सिरा विन्यास होता है। तो जालिकावत आप ऐसा एग्जाम्पल देखना, तो गेहूं धान तो आपको यहाँ पर मिलेगा नहीं, गांव में जाओ तो मिलेगा। देखना चाहते तो आप केले की पत्ती देखिए लेकर के, उसमें विन्यास ऐसे रहता है, लेकिन केले की पत्तियां फट जाती हैं उससे। ठीक है। और इसका जो होता है जालिकावत कैसा होता है? जालिकावत आप यहाँ देख सकते किसी पौधे में। अब ये पत्ती है मान लीजिए ना, ऐसे
इसमें सिराएं ऐसे ऐसे माने एक सिरा से दूसरी सिरा से जाली का जाल के आधार पे आप या तो देखे होंगे पीपल के पुराने पत्ते कहीं पेड़ नीचे गिरे हुए हों, आप उस पत्तों को उठाकर देखिए जो सड़ जाते हैं कुछ दिन बाद में, उसमें से जाली दिखती है, उसे कहते हैं जालिकावत सिरा विन्यास। ठीक है, तो ये आपके हो गए पत्ती। अब फूल कैसे पहचानेंगे? फूल इसका जो पुष्प होता है एक बीजपत्री का, वह 3-3 के क्रम में लगता है, 3-3 के, उसका विन्यास 3-3 के समूह में लगता है, लेकिन इसका जो होता है 4 या 5 के समूह में लगता है। तो ये हो गया आपका आवृत बीजी में। जरा आप इसको ध्यान रखिए, एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 3 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए आता है एक बीज पत्री और द्विबीजपत्री पौधों में अंतर लिखिए। कितना सिंपल है आपका, कुछ मत देखिए, सीधा लिखिए। एक बीजपत्री में दाल नहीं होती, द्विबीजपत्री में तो दाल होती है। एक बीजपत्री के जो जड़ होती है कैसी होती है, वह रेशेदार होती है, रेशे वाली ना, वो जमीन के ऊपरी सतह पर फैल जाती है और उसमें कोई सहायक जड़ें नहीं होती हैं। लेकिन द्विबीजपत्री में जड़ें मूसला जड़ें होती हैं, जमीन गहराई में जाती हैं और उसकी सहायक जड़ें निकली रहती है। पत्ती का जो सिरा विन्यास समांतर होता है, इसका जालिकावत होता है। पुष्प का जो लगाव होता है 3-3 का होता है, ये 4-5 होता है। ठीक, इस प्रकार से ये लेसन आपका जो पौधों का वर्गीकरण दिया गया है तो आपका हो गया। ठीक है, फिनिश हो गया। आप इसे पढ़ करके नोटबुक में अपना बढ़िया सा नोट बना करके तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो आपको जैसे मिले वैसे कर डालिए। 9th वालों के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये साइंस 2 का फर्स्ट लेसन, साइंस 2 का फर्स्ट, साइंस के आपने 2 पार्ट देंगे, फर्स्ट और सेकंड एक ही बुक में है, तो सेकंड पार्ट का आपका फर्स्ट लेसन है, इसको आज अभी तैयार कर सकते हैं। ठीक है ना। और वीडियो पाने के लिए, ये वीडियो पाने के तुरंत बाद चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, वो करना मत भूलो। अगर वो करना भूल जाते हो, क्या होता है कभी कभार अगर मैं भूल जाता हूँ वीडियो भेजने में ना, तो कुछ वीडियो आप पास नहीं पहुंच पाती है। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया और जो बगल में घंटे की बटन लगी है, निशान लगा घंटे, उस दबा दिया, तो मेरे द्वारा बनाए गए जितने वीडियो होते हैं समय समय पर आपके पास पहुंचते रहेंगे। ओके, थैंक यू। चलिए दोस्तों, अभी हम आपको लेकर चलते हैं यूनिट नंबर 2.3। एक पोएम है, बहुत बढ़िया पोएम आपके लिए है। इस पोएम में आपको बताया गया है ट्विंस के बारे में। आप ट्विंस जानते ही होंगे, क्या होता है ट्विंस? ट्विंस मीन्स जुड़वा ना। चलिए दोस्तों, अभी हम आपको लेकर चलते हैं यूनिट नंबर 2.3। एक पोएम है, बहुत बढ़िया पोएम आपके लिए है। इस पोएम में आपको बताया गया है ट्विंस के बारे में। आप ट्विंस जानते ही होंगे, क्या होता है ट्विंस? ट्विंस मीन्स जुड़वा ना।